Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? Hello. Okay. So we were doing adjoint. Okay. Adjoint हो गया है. Adjoint के base. We have also found the inverse, right? थे. कुछ properties की थी. देखो हमने किया inverse जो हम कर रहे थे. So we had done two methods to find the inverse. First one was using direct formula A inverse is equal to adjoint A by determinant. ये best method है, इससे अच्छा और कोई नहीं. Methods बहुत है, using augmented matrix and all, वो सब बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें. तो सबसे बढ़िया मेथड यही है, A इनवर्स एडजॉइंट है बाय डिटरमिनेंट है. सेकंड वन कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करके, राइट, कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से वो भी हमने किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के एंड देन कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से वी कैन फाइंड ए इनवर्स, बट वो भी बहुत लंबा है. देन देयर इज थर्ड वन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, पहली बात तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, फिर उसके बाद वो मेथड भी देखेंगे. सो राइट डाउन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस of a matrix. Elementary transformations of a matrix. Why a lambda only subtract in main diagonal? क्योंकि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बना रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप देखो ध्यान से, तो मैं एक्चुअली में लैम्डा सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं a माइनस लैम्डा आई कर रहा हूँ. तो जो a मैट्रिक्स है उसमें से लैम्डा आई सब्ट्रैक्ट हो रहा है. लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स के, लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या होगा, तो जैसे ए मैट्रिक्स है A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n. तो लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या होगा, ये लैम्डा 0 0 एंड सो ऑन 0 लैम्डा 0 एंड सो ऑन 0 0 0 एंड सो ऑन लैम्डा लास्ट में. ठीक है ना. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है इनमें. See, there are in total 4 elementary transformations. First, interchanging the rows or columns. Interchanging the rows or columns. Basically, जैसे we can interchange. जैसे let's suppose Ri is interchanged with Rj. Second, मतलब ith row is interchanged with jth row. ठीक है. This is one of the transformation. रो या फिर कॉलम भी कर सकते हैं कि सी आई इज इंटरचेंज टू सी जे. सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन डू इज कि आर आई गेट्स मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट के, कोई भी आर आई गोज टू टू आर आई, पूरे एक रो के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, और सी आई गोज टू के टाइम्स सी आई. कैन वी डू दिस, ये कर सकते हैं क्या. हाँ कर सकते हैं. वो क्या करेंगे एक्चुअली में देखते हैं. तो ये बस बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि कैसे हो सकते हैं.
or Ri goes to Ri plus K times Rj, या Ci goes to Ci plus K times Cj। ये सब बेसिक बेसिक वैसे हम डिटर्मिनेंट्स के टाइम भी कर चुके हैं। और फोर्थ नो 3, अच्छा हाँ, और क्या, और हाँ ठीक है, ये बेसिक 3 ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर राइट, 4 नहीं, ठीक है। ठीक है, इसका यूज देखते हैं। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स by elementary transformations, elementary transformations, by elementary transformations। See, देखो, अगर मैं किसी एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं, if I write a matrix X as a product of two matrices A and B, ठीक है, अब होगा क्या कि मैं X में, see there are these are some rules, we won't be going into much detail क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मेथड तो नहीं है, बट we should know कि हाँ ऐसा होता। If X is equal to AB, now if we apply row transformations on X, row transformations on X, then same row transformation, same row transformation will be applied on A। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम X में करेंगे वही सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन A में भी करेंगे, ठीक है, गेट इट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे भाई टू की एक इक्वेशन है, अब सिंपली अगर मैं बोलूं कि एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7, तो अगर मैं इस इक्वेशन में मैं लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, या लेफ्ट हैंड साइड में 7 ऐड कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी 7 ऐड करूंगा। इट्स समथिंग लाइक दैट ओनली। हाँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जानने की जरूरत है, बेसिक बस इतना अपने को पता होना चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड बट वी शुड नो। So if we apply row transformation on X, then same row transformation will be applied on, ठीक है। And if we apply column transformation, on A, then same column transformation, then same column transformation will be applied on B. Wait,
on not on A, ये यहाँ पे लिखना if we apply column transformations on A then same column transformations will be applied on B। तो यहाँ पे ये राइट वाले ये सेकंड वाले मैट्रिक्स में अप्लाई करना है, ठीक है। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ए में वही सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हम कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक्स में, विल हैव टू डू द सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स बी। उस केस में ए को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना अभी ध्यान रखो, ये इससे रिलेटेड अपना जेई में ज्यादा तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट वी शुड नो। ये आज तक तो यूज हुआ नहीं है जेई के रिस्पेक्ट में, बस अपने को पता होना चाहिए कि हाँ एक ये मेथड होता। कभी उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भी पूछ दिया, कुछ मेथड से रिलेटेड कुछ पूछ दिया कि हाँ ऐसा होगा, तो अपने को ये 2 पॉइंट बता रहेंगे काफी है। तो अब इसके हेल्प से क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को इनवर्स निकालने का है ना। इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो खुद से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, है ना, राइट। तो what I will do here is see, यहाँ पे दो, इसमें भी दो मेथड है। if I do using रो ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं तो मैं सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा। एंड अगर if मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं तो पूरे मेथड में, पूरे सॉल्यूशन में मैं सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ही करूंगा। लेट्स सपोज मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स निकालना है, तो उसमें क्या क्या करूंगा मैं, सी व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट a इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। a इज इक्वल टू आई ए ऐसा लिख ही सकता हूँ, राइट। एंड आई विल नाउ डू रो ट्रांसफॉर्मेशंस। जो जो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ ए में करूंगा वही रो ट्रांसफॉर्मेशन आई में भी होंगे, यस। यही जो ऊपर रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग एक्स में जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ए में होंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशंस जो ए में इधर होंगे वही सेम रो ट्रांसफॉर्मेशंस आई में भी होंगे, राइट। और मैं ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करता जाऊंगा एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन इज, जो फाइनल मेरा एम है वो एम ये होगा कि दिस ए इज कन्वर्टेड टू आई, एंड फाइनली ये कुछ ऐसा आ जाएगा आई इज इक्वल टू बी ए। तो ये जो बी है अपना, ये इनवर्स मैट्रिक्स होगा, गेटिंग। तो मेरे को रो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करने का है कि जो अपना ये ए है लेफ्ट हैंड साइड में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ कि ए है अपना 1 2 0 -1, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट दिस ए एज आई ए, ठीक है। सो वी हैव दिस 1 2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। अब मैं जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन इधर ए में करूंगा वही रो ट्रांसफॉर्मेशन आई में करना होगा। ए को अपने को छेड़ने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे जो रो ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो रैंडम नहीं करने, मेरा एम रहेगा कि मैं जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करूं वो फाइनली क्या हो, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाए तो देखते हैं, ठीक है। सो 1 2 0 -1 है ना। सो व्हाट आई विल डू इज, सी मैं ऐसे करता हूँ, R2 goes to, अच्छा एक सेकेंड, इसमें थोड़ा और इजी करते हैं, जल्दी आएगा अपना। 1 2 0 -1 की जगह 1 2 2 -1 कर देते हैं।
1 to 2 minus 1, तो R2 goes to R2 minus 2R1, यहाँ पे ये 1 to 2 minus 1 है, तो R2 goes to 2 minus R1। इससे फायदा क्या होगा अपना, यहाँ पे जीरो जनरेट होगा, राइट, यहाँ पे जीरो जनरेट होगा। जैसे ही यहाँ पे मैं ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग करूंगा, इसमें तो अपने आप होता रहेगा जो होना होगा, ठीक है। तो दिस विल बी 1 to 0 एंड दिस -5, करेक्ट। मेरे को यहाँ जीरो जनरेट करना था ना, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 1 0, दिस इज -2 एंड दिस इज 1 इनटू ए। नेक्स्ट टारगेट क्या है अपना, इसको जीरो बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। रो ट्रांसफॉर्मेशन, अरे सर्वेश, कॉलम नहीं करना ना, कॉलम नहीं करना। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो रो ही करेंगे, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या कि कॉलम अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कर दिया तो वो इसमें करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आई में होगा, कॉलम करना है तो इस वाले बाद वाले में होगा जो पोस्ट मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो अभी रो चालू किया ना तो रो ही करेंगे पूरे में, ठीक है। तो अब देखो अपने को ये जीरो बनाना है ना, तो अब ये जीरो बनाने के लिए क्या करूं, ऐसा करूं क्या, अच्छा उससे अच्छा ये भी तो वन ही बनाना है ना, इसको भी वन बनाना है। तो एक काम करते हैं, लेट अस राइट R2 goes to -1/5 R2, R2 goes to -1/5 R2, so this will be 1 2 0 -1, 1 2 0 -1, and here it will be R2 goes to -1/5 R2, so it will be 1 0 2/5 -1/5, right, not -1, sorry, 1 only ना, 1 यहाँ पे तो 1 ही होगा into a, ठीक है। Okay, now what I can do is R1 goes to R1 minus 2 R2, correct, यहाँ जीरो बन जाएगा फिर, so this will be 1 0 0 1 is equal to, this will be 1/5 and this will be 2/5 and this will be, ये तो as it is 2/5 minus 1/5 a। ध्यान से देखो ये क्या आ गया, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इनटू ए, तो कहना है से दैट ए इनवर्स, दिस इज आवर ए इनवर्स, यही है ए इनवर्स, यस, गेटिंग। -2/5 कहाँ पे -2/5 आएगा, A12 में -2/5 आएगा नहीं, R1 गोज टू R1 -2 R2 है ना, तो जीरो माइनस माइनस प्लस ना, ठीक है। समझ आया ना अपने, मतलब बेसिक इसमें क्या है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसके कर लेना, ज्यादा इस पे वो करने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस, जेई में अपने को ये इतना काम नहीं आएगा। मैंने तो आज तक जेई का कोई भी क्वेश्चन देखा और उसमें देखा हो कि भाई वो अपना जो ए इनवर्स एडजॉइंट है डिटर्मिनेंट है उससे नहीं हो रहा, ऐसा मिला नहीं मेरे को आज तक। ये अपने को बेसिक पता रहना चाहिए, ये अपने स्कूल में मेनली काम आता है, ठीक है, कॉलेज में काम आता है, जूनियर कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वो बोल देते हैं स्कूल वाले कि इसको उससे करो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से।
ठीक, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में देखो ये लिख लो पहले, वो भी दिखाता हूँ मैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि मैं a इज इक्वल टू ए आई ऐसा लिख करके चालू करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा तो जो जो ट्रांसफॉर्मेशंस इधर ए में होंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन इधर दूसरे वाले मैट्रिक्स आई में होंगे ना, दूसरे मैट्रिक्स आई में होंगे, राइट। और जैसे ही इसको फाइनल, मेरा एम क्या रहेगा, मेरा फाइनल एम रहेगा कि इसको आई बनाना है। और ये फाइनली आई इज इक्वल टू ए बी, ये तो ए एज इट इज ये बी में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन मैं बोल दूंगा दिस इज ए इनवर्स, राइट, दिस इज ए इनवर्स, गेटिंग। सर ये चैप्टर कब ओवर होगा? होपफुली बाय नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग है अपना पीएनसी ना, उसमें मजा आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा आई नो इतना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बेसिक रूल्स है, और उसमें पीएनसी नेक्स्ट चैप्टर में मुझे सोचना पड़ेगा, दिमाग भी लगेगा और बढ़िया मजा आएगा। नेक्स्ट चैप्टर अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ रेवती। डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड बी ए? नहीं, ए बी और बी ए सेम नहीं होता है, तो अलग है, बट ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, तो वो तो दोनों ही आ ही रहेगा ना। यहाँ पे मैं ए आई लिख रहा हूँ, यहाँ आई ए लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में ए में नहीं करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है, ए को एज इट इज रखना है। एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि भाई, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एक्स में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो बी में करना पड़ेगा, दूसरे वाले में। तो मैं अगर यहाँ पे ए इक्वल टू आई ए लिख देता, तो अगर यहाँ ए में ट्रांसफॉर्मेशन करता तो यहाँ ए में ही होता, उससे कोई फायदा नहीं होता, राइट। तो ए इज इक्वल टू ए आई लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे तो जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो इस आई में होगा, ये ए एज इट इज रहेगा, ये ए को मुझे छेड़ना नहीं है, वो एज इट इज रखना है, सो दैट फाइनली ऐसा कुछ बने। ओके। एक काम करो, इसी क्वेश्चन को ना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को मतलब ये इसका इनवर्स निकालो विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, एक बार जल्दी से कर लो, सोचो। एंड फिर बस और ज्यादा इस पे कुछ करेंगे नहीं, बस एक बार ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से और निकाल दो। ये तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल दो जल्दी से। इसमें क्या, कैसे स्टार्ट करेंगे? ए इज इक्वल टू ए आई है ना, क्योंकि अब जो भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा वो आई में होगा, अपने को राइट हैंड साइड वाले ए को नहीं छेड़ना, तो उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे ना। करो जल्दी से फाइनल। देखो आंसर आ रहा है क्या सेम, ए इनवर्स जो हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से आया वही सेम आना चाहिए।
Sir, for maths, should we do NCERT? Not at all. Not at all. टाइम मत वेस्ट करना एनसीईआरटी में, ठीक? मैथ्स में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केमिस्ट्री कर लो, एनसीईआरटी वही बहुत है। मैथ्स नहीं करना, मैथ्स में तो फालतू है, कुछ है ही नहीं उसमें, टाइम ही वेस्ट होगा। अपने मॉड्यूल करो, बहुत है। एनसीईआरटी में कुछ दिया थोड़ी है मैथ्स में, टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करना है तो कर लेना। ओके, सो ए इज इक्वल टू ए आई। अब जैसे इसमें 1 1 2 2 -1 इज इक्वल टू ए आई 1 0 0 1। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ और यहाँ जीरो जनरेट करना है ना? तो C2 गोज टू C2 -2 C1 कर देता हूँ पहले तो। वी विल गेट 1 0 2 5 -5, सॉरी -5 इज इक्वल टू ए इनटू हेयर 1 0, ये तो एज इट इज, हेयर -2 एंड हेयर 1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे वो 1 लेकर आना है, तो C2 गोज टू -1/5 C2, ठीक है। सो वी विल गेट 1 0 2 1 is equal to a into 1 0 2/5 -1/5, राइट? ये आ गया। नाउ इधर जीरो ना, तो इधर क्या करें, C1 गोज टू C1 -2 C2 कर दूं क्या? सो 1 0 0 1 इज इक्वल टू a into C1 गोज टू C1 -2 C2, तो 1 -4/5 1/5 and 0 minus minus plus, so 2/5 2/5 -1/5। तो यहाँ आइडेंटिटी आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, है ना? सो दिस इज द ए इनवर्स मैट्रिक्स। देखो मैच हो रहा है क्या? हो रहा है ना? ठीक है, करेक्ट। ये तो बहुत ही टाइम वेस्ट वाला मेथड है वैसे, ये तो सोचते रहो करते रहो, क्यों भाई? सीधा लगाएंगे ना, ये इनवर्स एडजॉइंट है बाय डिटरमिनेंट है, आंसर मिलेगा अपने को। ये तो बहुत ही छोटा सा मैट्रिक्स है, अब इसी को 3 × 3 में करने लग जाए और नंबर्स ऐसे सिंपल ना हो 1 2, ये तो 1 2 -1 1 दिया हुआ, वो तो बस वही सोचते रह जाएंगे। तो ये नहीं करना, हाँ ये नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा। ये बस पता करना, बस पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ ऐसा होता है, और स्कूल में काम आएगा, अपने कॉलेज में काम आएगा, क्योंकि वहाँ बोल देंगे कि ये इससे करो। 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बस, और क्या। ठीक है, डन। अरे ये बैच में कोई ये दिल्ली आरडीसी सेंटर से भी है क्या? दिल्ली सेंटर से भी है क्या तुम में से कोई? नहीं है ना? ठीक है। ठीक है। ओके देन, राइट डाउन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स है, एक स्पेशल टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो a square matrix A is said to be orthogonal, is said to be orthogonal matrix if A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I.
बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इसका ट्रांसपोज ही इसका इनवर्स है। क्या समझा? एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इसका ट्रांसपोज ही इसका इनवर्स है। गेटिंग? ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट, every orthogonal matrix is नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर बोले तो डिटर्मिनेंट नॉट जीरो। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज सी वी नो दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। सो वी विल गेट डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो डिटर्मिनेंट ए के ही इक्वल होता है ना। सो आई कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा प्लस माइनस 1 नहीं होगा, मतलब या तो 1 होगा या -1। ठीक है, याद रखना, अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट 1 या -1 ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आई इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या? आई ट्रांसपोज इनटू आई, देखो आई ट्रांसपोज तो आई ही होगा, तो आई इनटू आई तो आई हो जाएगा, राइट? कैन आई से आई ट्रांसपोज इनटू आई विल बी आई ओनली? आई ट्रांसपोज तो वापस आई आ जाएगा ना। ओके देन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल। दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा अपने को, दैट विल आल्सो बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसे, एक बार प्रूव करके देखें क्या? लेट्स सपोज A into A transpose is equal to I and B into B transpose is also equal to I। ठीक है, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है A एंड B। तो अपना जो तीसरा मैट्रिक्स है इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली C, लेट्स सपोज, तो हमें प्रूव करना है कि C इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो C इंटू सी ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो मेरे को प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू आई, राइट? तो देखते हैं। सो ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, दिस विल बी ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज। क्या होगा भाई? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नाउ बी इंटू बी ट्रांसपोज विल बी, अरे बोलो, बी इंटू बी ट्रांसपोज विल बी, सो गए क्या? आई, राइट? आई, करेक्ट। सो दिस विल बी ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसको तो मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज ही लिख सकता हूँ, एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज अगेन आई। तो आ गया ना। तो सी इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट? प्रोडक्ट भी उनका क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर लिख लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लेते हैं साथ ही में। इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, inverse of an orthogonal matrix is also orthogonal, is also orthogonal, is also orthogonal। जैसे let's suppose basically a into a inverse है, a inverse, inverse of an orthogonal matrix, जैसे a into a transpose is equal to I है। सो एक मैट्रिक्स है a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू a इनवर्स का ट्रांसपोज, ये I प्रूव करना है अपने को ना, आइडेंटिटी प्रूव करना है। सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? a इनवर्स इंटू a इनवर्स का ट्रांसपोज, क्या लिख सकता हूँ इसको? दिस इज इक्वल टू आई प्रूव करना है, कैसे करूँ?
इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, लिख सकता हूँ। फर्दर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इंटू ए का इनवर्स? हाँ ऐसा ही होता ना भाई, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसा ही होता राइट। तो इसके रिवर्स में मैंने ऐसा लिखा राइट। नाउ ए ट्रांसपोज इंटू आई, ए वो तो आई है, क्यों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स राइट। आई इनवर्स दैट विल बी आई ओनली, आई का इनवर्स तो आई आएगा राइट। डन हो गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे ना, कई बार इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर के बच्चे बहुत ही बड़ी गलती करते हैं कि अगर, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि अगर एक मैट्रिक्स है ए और वो ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 या -1 होगा, दैट्स फॉर श्योर। बट ये रिवर्स में ट्रू नहीं है ये प्रॉपर्टी, कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट +-1 में से कोई एक है, दैट विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 1 या -1 है तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी एन ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो वो गलती मत कर देना। एक तो कई बार क्वेश्चन में देखते ही, अरे सर डिटर्मिनेंट 1 दिया हुआ है ऑर्थोगोनल होगा, अरे नहीं भाई, वो रिवर्स में ये ट्रू नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आगे। राइट डाउन ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ये दिया हुआ है, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल एंड determinant A plus determinant B is equal to 0. Prove that A plus B is singular. A plus B is singular. ये प्रूव करना है आपने कि A plus B जो मैट्रिक्स है दैट इज सिंगुलर।
दो वैल्यूज आएगा, किसका दो वैल्यूज आएगा? ये डिटर्मिनेंट ए प्लस ए, किसका? ए प्लस बी के डिटर्मिनेंट का। सिंगुलर का मतलब क्या? अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्रूव करना है कि जीरो है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। आ रहा, जीरो आ रहा। तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये तो इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, उसको मैथमेटिकल लिखते हैं। भाई बोल रहा है ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब कि भाई ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, बी इंटू बी ट्रांसपोज भी आई है। एंड साथ में और कुछ ध्यान आता है क्या कि अगर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल? हाँ, ये याद आता है कि डिटर्मिनेंट ए प्लस माइनस वन एंड डिटर्मिनेंट बी भी प्लस माइनस वन होगा। ठीक है, ये लिख के रखते हैं अपन, अपने को काम आएगा। साथ ही में ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये गिवन है तो देखते हैं, कहीं तो यूज होगा। प्रूव दैट ए प्लस बी सिंगुलर। बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को अपने को जीरो प्रूव करना है, तो देखते हैं तो कैसे होगा। सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, इसमें क्या करूं मैं कि फर्स्ट स्टेप बस क्रूशियल है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये लिखने से पहले ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट ना, तो इफ आई ये यूज करना है अपने को, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, एक काम करते हैं, देखो सुनो, मैं ए प्लस बी को एक मैट्रिक्स सी के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी को मैं स्क्वायर कर दे। हाँ, स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, बात तो सही है। वी कैन डू दैट, बट ठीक है, चलो। सी, मैं इसको ए प्लस बी को सी के इक्वल मान लेता हूँ। नाउ what I can do is I will just multiply this with c is equal to a plus b, no, right? So basically a plus b is equal to c, a plus b is equal to c. Now I will just multiply this with ये है, तो I can also say that a transpose plus b transpose is equal to c transpose, ऐसा लिख सकता हूँ। Now I will multiply this with a से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, प्री मल्टीप्लाई, तो ये आया अपने पास ना। ये क्यों किया मैंने? मुझे ये ए इंटू ए ट्रांसपोजर जो आई है उसका उसका फायदा हो जाएगा अपने को, वो यूज कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा, ए इंटू सी ट्रांसपोज, ए इंटू सी ट्रांसपोज, तो ये आ गया। ठीक है, एक तो ये देखते हैं, फिर इसको यूज करेंगे।
अपने को यहाँ पे अभी, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, then what we can do is इससे तो यार लंबा जा रहा है। I can see कि यहाँ पे अगर मैं instead of doing this, एक और मेरे को वो लिखना पड़ेगा। Then साथ ही में b प्लस ए को और i प्लस a प्लस b को I can write a into this b into b ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे i को मैं b into b ट्रांसपोज लिख दूं अगर, this will be a into b transpose is equal to a into c transpose. So b plus a into b transpose is equal to a into c transpose, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं विद b, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं विद b, we will get a c transpose b. Now b transpose into b is I, so b plus a will be equal to a into c transpose into b, correct? इसकी हेल्प लेते हैं अपन, a into c transpose into b का डिटर्मिनेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ c ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट b। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये गिवन है कि डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 0, सो कैन आई से डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट a, राइट? सो इट विल बी माइनस डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट c ट्रांसपोज को तो डिटर्मिनेंट c ही लिख देंगे ना। अच्छा, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए प्लस माइनस वन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर तो वन ही होगा, तो दिस विल बी माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंसी बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। देखो यहाँ से आ गया, वी हैव टू टाइम्स डिटर्मिनेंट ए प्लस बी जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ए प्लस बी जीरो। ठीक है, लेंदी चला गया थोड़ा, ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया। चलो लिखो, ये सोचते हैं और कुछ मेथड इसमें हो कर सकते हैं क्या? पहले ये लिखो।
वो जो कोई किसी ने बोला था स्क्वायर कर दो, आई डोंट थिंक स्क्वायर करने से आएगा, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज इट विल बिकम 2i प्लस a इंटू बी ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज इंटू बी। स्क्वायर करने से थोड़ा और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। 2i को i को वापस b इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है यही आई थिंक बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ I minus a into I plus a, I minus a into I plus a का ट्रांसपोज, नॉट ट्रांसपोज सॉरी, इनवर्स, ये पूरा मैट्रिक्स, ये जो पूरा एक मैट्रिक्स है ना, ये कंप्लीट मैट्रिक्स जो भी होगा इज ऑर्थोगोनल, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट A is skew symmetric, skew symmetric, skew symmetric। इनवर्स ऑफ I प्लस ए वाला ब्रैकेट है बस, हाँ, I माइनस ए अलग है एंड इनवर्स ऑफ I प्लस ए है।
हाँ जी, हुआ क्या? इस प्रॉपर्टी 3 रिवर्स ट्रू, कौन सा प्रॉपर्टी 3? विच प्रॉपर्टी 3? जैसे प्रॉपर्टी 3 किसका? एडजॉइंट का, इनवर्स का, किसका? ऑर्थोगोनल का। प्रॉपर्टी 3 कौन सा था? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल। अच्छा, प्रोडक्ट अगर ऑर्थोगोनल है तो इन मैट्रिसेस भी ऑर्थोगोनल होंगे क्या? ऐसा जरूरी? देखो सोच लेते हैं। अगर ऐसा, अगर मान लो कि एक सी मैट्रिक्स है ए बी एंड बोलता है कि भाई सी इंटू सी ट्रांसपोज आई है, तो क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड बी इंटू बी ट्रांसपोज भी आई होगा? दैट इज ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज अगर आई के इक्वल है, तो दिस विल बी ए बी इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बी इंटू बी ट्रांसपोज एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज विल बी आई? नहीं, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी ना, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे देखो ए स्क्यूज मैट्रिक्स, देखो अब ये बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज इसको मैं बी बोलता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल है, ये ऑर्थोगोनल है, राइट? सो आई कैन से दैट बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, राइट? बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, दैट इज आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इनवर्स, आई प्लस ए इनवर्स इंटू आई माइनस ए, या फिर बी ट्रांसपोज इंटू बी इज इक्वल टू आई, ऐसा भी लिख ही सकता हूँ ना, राइट? बहुत देर से बी बी ट्रांसपोज ही कर रहे थे तो बी ट्रांसपोज ही ऐसा कर लेते हैं, चलो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आना, वैसा ही पैटर्न बनेगा, ठीक है? दिस इज इक्वल टू आई, राइट? ऐसा ही बोल रहा। नाउ कैन आई राइट दैट दिस विल बी आई प्लस ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू आई माइनस ए का ट्रांसपोज, राइट? ये वही यूज किया ना मैंने, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, सो this will be into I minus A into I plus A inverse. This is equal to I, ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट? अभी अभी क्या करें, बोलो जल्दी से बोलो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप। इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, नहीं और कुछ? अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ पे इसको ना आई प्लस ए ट्रांसपोज का इनवर्स ऐसा लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, किया था ना, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, लिख ही सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड्स को, किससे? पहले तो आई प्लस ए से, आई प्लस ए के ट्रांसपोज से, आई प्लस ए का ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है? आई प्लस ए ट्रांसपोज का इनवर्स
इंटू आई माइनस ए ट्रांसपोज इंटू आई माइनस ए, एंड साथ ही में ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू आई, एंड साथ ही में यहाँ पे अपने पास है आई माइनस ए ट्रांसपोज आई माइनस ए एंड आई प्लस ए इनवर्स, है ना, आई प्लस ए इनवर्स। आई प्लस ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई प्लस ए से पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है जो मैंने मल्टीप्लाई किए हैं, आई प्लस ए से पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा अपना कि ये आई बन जाएगा, ये भी आई बन जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या, आई माइनस ए ट्रांसपोज इंटू आई माइनस ए, आई माइनस ए ट्रांसपोज इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू आई प्लस ए, राइट, गेटिंग। ठीक है, अभी अपने को ये चीज पता है कि भैया ए प्लस बी ट्रांसपोज को आई कैन राइट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, करेक्ट, वही यूज करता हूँ। तो दिस विल बी आई ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, अच्छा आई ट्रांसपोज विल बी आई ओनली माइनस ए ट्रांसपोज इनटू आई माइनस ए, करेक्ट, एंड दिस विल बी आई प्लस ए ट्रांसपोज इनटू आई प्लस ए। नाउ वी कैन ओपन द ब्रैकेट्स। जैसे ही मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा आई विल गेट आई माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज इनटू ए, and here it will be I plus A transpose plus A plus A transpose into A, correct, A transpose into A। तो I और I तो कैंसिल हो गया, I और I तो कैंसिल हो गया, ठीक है, I और I तो कैंसिल हो गया। अच्छा A ट्रांसपोज इनटू A तो कुछ, अच्छा वो तो निकालना ही है, कह रहे हो नहीं, कुछ नहीं दिया ना, ठीक है। अच्छा A ट्रांसपोज इनटू A भी तो कैंसिल हो गया, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 2 times A plus A transpose is equal to 0, or I can say that A transpose is equal to minus A। तो क्या आ गया, क्या, स्क्यूज मैट्रिक्स, स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स, राइट। गेट इट, लिख लो जल्दी से। हाउ हैव यू रिटन पर्पल फर्स्ट लाइन। देखो ये तो आई हो गया ना ये, एंड ये भी आई हो गया, राइट। ये मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाइड आई हो जाएगा। हाँ हर्ष,
10 हो गया सबका? ठीक है. Okay, so let us move to the system of linear equations. System of linear equation. ये शायद आपके मॉड्यूल में ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ना दो मेथड है, एक तो अपना डिटर्मिनेंट वाला, दूसरा मैट्रिसेस वाला. तो डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड है आई गेस वो डिटर्मिनेंट के एंड में ही दिया हुआ है, वहाँ पे उसके रिलेटेड इन चैप्टर एक्सरसाइज भी होगी. तो वी विल बी डूइंग बोथ ऑफ दीज हेयर ओनली. हाँ, तो भी साथ में ही कर लेते हैं दोनों. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें फर्स्ट मेथड इज क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल, दो मेथड है अपने पास, एक क्रेमर्स रूल है और दूसरा डिटर्मिनेंट ये मैट्रिसेस वाला इनवर्स के हेल्प से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू क्रेमर्स रूल. ये डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो मैं बहुत ही जनरलाइज्ड मेथड पहले बताता हूँ एंड देन विल बी जंपिंग टू द थ्री वेरिएबल मेथड. थ्री वेरिएबल सिस्टम. देखो जैसे लेट्स सपोज वी हैव साइमल्टेनियस इक्वेशंस. अपने पास देखो बचपन में अपन करते थे ना कि 2x plus 5y is equal to 7 है एंड x plus y is equal to 2 है. सॉल्व करके x equal to 1 y equal to 1 निकाल के दिखा देंगे. अलग अलग मेथड है वो सब, ठीक है. बट अगर वेरिएबल तीन वेरिएबल हो तो अब जैसे मान लो तीन वेरिएबल है, 5x plus 4y plus 3z is equal to -3 और x plus 4y minus 2z is equal to 1 and 3x plus 7y plus z is equal to 10. लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज दिस. ये थ्री वेरिएबल है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक काम करेंगे हम. सॉल्व कैसे करना, देखो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से z एलिमिनेट करके x और y में एक रिलेशन निकालेंगे. ठीक है, f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0, z एलिमिनेट कर दिया. ऐसे ही फिर इन दोनों इक्वेशन से z एलिमिनेट करके g ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 एक रिलेशन निकालेंगे. फिर इन दोनों के हेल्प से वी विल फाइंड x एंड y एंड x और y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में एंड देन विल बी फाइंडिंग z. मेथड थोड़ा लेंदी हो गया, राइट? मेथड थोड़ा लेंदी हो गया. और अच्छा, अगर फोर वेरिएबल इक्वेशन हो, तो फोर वेरिएबल सिस्टम हो तो अपने पास चार इक्वेशन होंगी. तो उसमें क्या करेंगे हम, पहले तो अगर चार इक्वेशंस हैं, अगर जैसे चार इक्वेशंस हैं f of x, y, z, w इक्वल टू 0, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस ही हैं. एंड g of x, y, z, w इक्वल टू 0 एंड h of x, y, z, w इक्वल टू 0 एंड देन m of x, p of x, y, z, w इक्वल टू 0. पहले हम क्या करेंगे, देखो हो क्या रहा था यहाँ पे, देखो थर्ड में देखो, ये इसमें देखो मतलब थ्री वेरिएबल वाले में पहले हम थ्री वेरिएबल से टू वेरिएबल पर आए, फिर टू वेरिएबल से एक्स वाई पर आए. ठीक है, अब यहाँ से हम फोर वेरिएबल से थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन इस सिस्टम पर आएंगे. कैसे? इसमें से W एलिमिनेट, फिर इन दोनों के हेल्प से W एलिमिनेट एंड इन दोनों में से W एलिमिनेट करके थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन. फिर थ्री वेरिएबल थ्री इक्वेशन से हम टू वेरिएबल टू इक्वेशन से पर आएंगे. वो कैसे, वो हमने अभी इधर पहले देखा, राइट? टू वेरिएबल टू इक्वेशन एंड देन दो वेरिएबल निकालेंगे. वो दो वेरिएबल निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड वेरिएबल निकालेंगे. अब थर्ड वेरिएबल भी आ गया तो वो तीनों वेरिएबल को किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके फोर्थ वेरिएबल निकालेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये बहुत ही लेंदी है. अब अगर फाइव वेरिएबल फाइव इक्वेशन सिस्टम है तो कितना लेंदी होगा, यही करते रह जाएंगे बस.
तो इसीलिए एक जनरलाइज मेथड है, क्रेमर्स रूल बोलते हैं उसको, वो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प लेता है। तो देखते हैं क्रेमर्स रूल क्या है। तो देखो चीजें ना, अपन मैथ्स पढ़ तो रहे हैं, बट क्या कभी आप लाइफ में मैथ्स को ऐसे हाथ से सॉल्व करोगे क्या? बहुत ही रेयर चांस होगा। क्यों मैथ्स पढ़ते हैं? ताकि कंप्यूटिंग इजी हो जाए। अपन क्या करेंगे, हमें ऐसा थोड़ी करेंगे, कोड बनाएंगे, डालेंगे कंप्यूटर में, बोलेंगे भाई तू सॉल्व करना, वो कैलकुलेट करेगा, बस उसको हम कमांड देंगे ऐसा ऐसा करना है। तो अपने को क्या एक जनरलाइज मेथड रखना है ना, चीजों का जनरलाइज मेथड रखना है, जो कि हम कंप्यूटर में फीड करके कोड डाल बना दें और वो कंप्यूटर अपने आप सॉल्व करता रहे। ठीक है, तो वो है उस चीज में हेल्प करेगा अपने क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल इसमें हेल्प नहीं कर पाए, मतलब सॉरी, कंप्यूटर इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, इसको कोड ही नहीं कर सकते हम। क्रेमर्स रूल को कोड कर सकते हैं, एक एल्गोरिदम बना सकते हैं। जैसे जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, n वेरिएबल n इक्वेशंस, जनरल एकदम करते हैं, ठीक है। a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन अप टू a1n xn इज इक्वल टू b1, a12 x1 प्लस नहीं सॉरी, a21 x1, a21 x1 plus a22 x2 and so on up to a2n xn is equal to b2। एंड ऐसे करते करते an1 x1 plus an2 x2 and so on till ann xn is equal to bn। ठीक है, ये n वेरिएबल n इक्वेशन सिस्टम है। मुझे x1 x2 x3 अप टू xn सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल डिफाइन मैं कुछ डिटर्मिनेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू क्या, a11 a12 एंड ये जितने भी कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं ना आपको, x1 x2 x3 xn, इनके जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, उन कोफिशिएंट्स को लेकर के एक डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, एंड इसका नाम मैंने दे दिया भाई, इसका नाम आज से है डेल्टा। और ऐसे करते करते an1 an2 एंड सो ऑन अप टू ann, ये डेल्टा है, ये जो आपको दिख रहा है सामने। एक दूसरा डिटर्मिनेंट डिफाइन करता हूं, डेल्टा वन। डेल्टा वन में मैं क्या करूंगा, डेल्टा वन में मैं क्या करूंगा कि जो मेरा पहला कॉलम है ना, डेल्टा का जो पहला कॉलम है, डेल्टा वन, वन है ना, ये वन, वन बोले तो फर्स्ट कॉलम जो है ना डेल्टा का, उसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, इनसे, जो ये कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जो डेल्टा का पहला कॉलम है, इसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, इस कॉलम से। मतलब ये b1 b2 एंड सो ऑन अप टू bn। ठीक है, बाकी कॉलम्स ऐसे ही रहने दो डेल्टा के, उनको मत छेड़ना। a12 a22 एंड सो ऑन अप टू an2 एंड ये a1n a2n एंड सो ऑन अप टू ann। ठीक है, ये कॉलम्स को नहीं छेड़ना। डेल्टा वन में क्या किया, पहले कॉलम ऑफ डेल्टा को रिप्लेस कर दिया ये कांस्टेंट से। तो डेल्टा टू में क्या होगा, गेस कर सकते हो क्या? डेल्टा के दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देंगे ये b1 b2 b3 bn से। ठीक है, सो पहला कॉलम एज इट इज डेल्टा का, दूसरे कॉलम को हटा करके b1 b2 ऐसा ये bn लिख दो एंड सो ऑन अप टू a1n a2n। बाकी कॉलम्स को एज इट इज रखना, उनको नहीं छेड़ना। तो ऐसे ही चलता जाएगा। डेल्टा थ्री में क्या करूंगा, मैं थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा कांस्टेंट से, डेल्टा फोर में फोर्थ कॉलम को, एंड सो ऑन अप टू डेल्टा एन। डेल्टा एन में क्या करूंगा मैं, जो लास्ट कॉलम है nth कॉलम, उसको चेंज कर दूंगा। तो ये a1n सॉरी a11, ये a21 एंड सो ऑन अप टू an1। सेकंड कॉलम भी ठीक है, a12 a22 एंड सो ऑन अप टू an2, ये वही है।
थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम सब सेम है, बस जो लास्ट कॉलम है ना nth कॉलम उसको रिप्लेस कर दूंगा b1 b2 bn से। ठीक है, ये मैंने डेल्टाज डिफाइन किए, कुछ कुछ डिटर्मिनेंट डिफाइन किए। ठीक है, देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। लिख लो, ये जल्दी से लिख लो। हो गया क्या? डन। हो गया। ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। हाँ, मुझे सॉल्व करना है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, मेरे को x1 निकालना है सबसे पहले। तो x1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एंड ऐसे सो ऑन nth इक्वेशन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय C11। C11 बोले तो A11 का कोफैक्टर है ना, वो जो अपना डिटर्मिनेंट है इसमें, इसी को मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर, इस डिटर्मिनेंट में A11 एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है, C11 एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ C12 से, सॉरी, हाँ, सी नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं C21 से, सॉरी C21 से। सेकंड को C21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड सो ऑन nth इक्वेशन को CN1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सबको ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ये काम करूंगा, ध्यान से देखना क्या होगा। We will get x1 into a11 c11 plus a21 c21 and so on up to an1 cn1 plus x2 into a12 c11 plus a22 c21 and so on an2 cn1 and so on is equal to b1 into c11 and so on till is equal to b1 c11 plus b2 c21 and so on up to bn cn1। ठीक है, ये आया। अब ध्यान से देखना, कहना है इसे x1 इंटू डेल्टा, ये डेल्टा हो गया ना, बोलो, प्लस x2 इंटू वॉट, जीरो। जीरो क्यों? जीरो क्यों? याद है कि किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया जाए और ऐड किया जाए तो दैट विल बी जीरो। अगर सेम कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तब तो डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, एंड किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो जीरो आता है। याद है क्या? अरे बोलो, सो गए क्या? सो गए?
ये सो गए क्या का यस है क्या? आंसर का यस। ये कब बताया था? डिटर्मिनेंट में बताया था। भूल गए? देखो दिखाता हूँ। कहाँ है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज में। देखो कहाँ गया? अरे कहाँ गया? नहीं बताया क्या ये मैंने? सीरियसली मैंने बताया नहीं क्या? सम अदर प्रूफ वो बताया था, ऐसा है क्या? यार होना तो चाहिए। होना तो चाहिए। ऐसा कैसे? कोफैक्टर्स पढ़ा ना इधर। लिख के इरेज तो नहीं किया? अच्छा नहीं बताया क्या? यार बताया तो होगा। चलो देखते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ। देखो कहाँ पे। सर स्टेटमेंट बताया था, ऐसे लिखा नहीं था। अच्छा ऐसा हर्ष, ऐसा क्या? देखो मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे अपना वही मैट्रिक्स है, वही A11 ये सब कंसीडर करते हैं हम, है ना? A11 जैसे एक मैट्रिक्स है A11 A12। ये बताया तो था यार, मेरे को याद आ रहा है, पर ठीक है चलो। A22 एंड सो ऑन A2n, AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN, है ना? राइट। तो डिटर्मिनेंट A विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट A विल बी इक्वल टू, देखो अलग अगर अलोंग में लेट्स सपोज कॉलम एक्सपैंड कर रहा हूँ, सो A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 एंड सो ऑन अप टू AN1 CN1। हाँ ये आएगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ A12 C12 A22 C22 एंड सो ऑन अप टू AN2 CN2। कोई भी कॉलम को उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, ठीक है? बट अगर मैं किसी एक कॉलम, जैसे लेट्स सपोज सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, देखो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है? AN2 CN1 फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से सेकंड कॉलम के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो ये 0 आएगा। अगर कोई भी रैंडम, जैसे लेट्स सपोज थर्ड कॉलम है A13, इसको सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं प्लस A23
C22 and so on, AN3 CN2, ये भी 0 आएगा। तो किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0 आएगा। ठीक है, ये बताया तो था, कहीं तो बताया था मैंने। ठीक है, तो वही है, मैंने देखो ये किया तो ये 0 है, राइट। बाकी सब 0 ही हो जाएंगे ना फिर, बोलो सही है क्या? xn इंटू 0, राइट। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? डेल्टा 1 है क्या? डेल्टा 1 है क्या? हाँ है क्या डेल्टा 1? राइट, क्योंकि भाई अब डेल्टा 1 का जो फर्स्ट कॉलम, डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम के जो कोफैक्टर है वो सेम ही है ना, जो हमारे डेल्टा के फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं, राइट। सेम ही रहेंगे। तो बस यहाँ से x1 क्या आ गया? डेल्टा 1 बाय डेल्टा। अब अगर मेरे को x2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे को अगर x2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अब इसी इक्वेशन में जो, जहां मैंने हर एक इक्वेशन को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, अब सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ ना। बोलो कर दूं क्या? सही है, आ जाएगा क्या वहां से? है ना। तो फर्स्ट कॉलम को, हर एक कॉलम को बेसिकली, तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? किससे मल्टीप्लाई करूं बोलो, जल्दी बोलो। C12 से। सेकंड इक्वेशन को किससे करूं? C22 से। हाँ, C22 से एंड सो ऑन। थर्ड इक्वेशन को किससे करूं? CN2 से, और ऐड कर दूंगा। तो ध्यान से देखो, x1 इंटू क्या आएगा? A11C12 प्लस A1 A21 C22 and so on, plus x2 into A12 C12 plus A22 C22 and so on and so on is equal to B1 into C1 12 plus B2 into C22 and so on Bn into Cn2। ध्यान से देखो, अब ये 0 तो x1 इंटू 0 प्लस x2 इंटू वॉट? डेल्टा 2, सॉरी डेल्टा नॉट डेल्टा 2 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा 2। तो यहाँ से x2 क्या आ गया? डेल्टा 2 बाय डेल्टा आया क्या? देखो सही है क्या? क्लियर है? nth इक्वेशन को CN2 से, हाँ nth है, सॉरी नॉट थर्ड, nth है, nth। एडजॉइंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये बताया था। हाँ, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में ये बताया था, राइट, करेक्ट करेक्ट। जब A इंटू एडजॉइंट है को डिटर्मिनेंट A इंटू आई प्रूव किया था। राइट 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 राइट। हाँ उसमें बताया था ये मैंने ना। हाँ करेक्ट, सही है। ठीक है, ये लिख लिया सबने?
ये वाला क्या हर्ष? Anyone left for this? Okay. तो थोड़ा समराइज कर देते हैं जल्दी से. So in this case, x1 will be equal to delta 1 by delta, x2 will be equal to delta 2 by delta, and so on xn will be equal to delta n by delta. ठीक है, ध्यान रहेगा ये. ओके. इसी को अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं एंड let us come to this three variable system. तो उस केस में simultaneous equations, क्योंकि मोस्टली अपने सिलेबस में तो यार यही क्वेश्चन, इसी से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. इसी से ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि दो वेरिएबल दो इक्वेशन तो सॉल्व करना, उसको भी इससे करेंगे तो बस फिर तो हो गया, क्योंकि वो तो बचपन से करते आ रहे हैं. वो तो अपन ऐसे देखते ही बता देते हैं एक्स और वाई में दो इक्वेशंस हैं तो क्या आंसर क्या होगा. और अगर फोर में देंगे तो यार कैलकुलेशंस बहुत हो जाती हैं, पेपर के लिए फीजेबल नहीं रहता. तो मोस्टली थ्री वेरिएबल सिस्टम ही पूछा जाता. तो उसी को स्पेसिफिकली एक बार देख लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, and another equation is a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ठीक है. सो वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू a1 a2 a3, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेकर के जो डिटर्मिनेंट बनेगा, दैट इज डेल्टा c1 c2 c3. एंड डेल्टा वन विल बी, तो फर्स्ट कॉलम को, डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, बाकी कॉलम से एज इट इज रहने दो. ठीक है. एंड डेल्टा टू विल बी इक्वल टू, अब इसी डेल्टा के सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट से. ठीक है. डेल्टा थ्री, अब थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो a1 a2 a3, b1 b2 b3, एंड दिस विल बी d1 d2 d3. ठीक है. d1 d2 d3, ये डेल्टा थ्री. तो बस सिंपली सेइंग x1 विल बी इक्वल टू डेल्टा वन बाय डेल्टा, x1 क्या, x इक्वल टू डेल्टा वन बाय डेल्टा, y will be equal to delta 2 by delta, and z will be equal to delta 3 by delta. ठीक है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? अरे बोलो यस और नो. सो गए क्या? नो डाउट. ठीक है. ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको.
डन। देखो इसमें किसी को डाउट ही नहीं आया, मतलब क्या, ये बहुत इजी है। ये बहुत इजी है इसका मतलब जेई वाले पूछेंगे नहीं इसको, तो फायदा क्या हुआ पढ़ने का? फायदा ये हुआ, ये तो नहीं पूछेंगे बट इसके एप्लीकेशंस तो आएंगे, मतलब अ, थोड़ा इसमें कुछ स्पेशल केसेस को लेकर के वो लोग पूछेंगे, क्या पूछेंगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो लोग क्या है कि यूजुअली जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, कई बार ऐसा भी रहता है, डेल्टा वन की जगह डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई डेल्टा जेड लिख देते हैं, तो वो भी देख लेना, ठीक है। डेल्टा एक्स का मतलब कि एक्स के जो कोफिशिएंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से, है ना, यहाँ पे देखो। एंड ये डेल्टा वाई मतलब वाई के जो कोफिशिएंट्स थे उनको रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट। ओके देन, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, ये हमने पढ़ा क्यों? तो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो x क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, y क्या आ रहा है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, z क्या आ रहा है, डेल्टा जेड बाय डेल्टा। अब अगर तो डेल्टा नॉट जीरो है, अब इफ डेल्टा इज नॉट जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू निकल आएगी बहुत ही आसानी से, है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, डेल्टा जेड बाय डेल्टा। बट इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा अगर डेल्टा जीरो है, इफ डेल्टा इज जीरो, तो ये तो डेल्टा एक्स बाय जीरो आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय जीरो आ जाए, डेल्टा जेड बाय जीरो हो जाए, तो क्या होगा वो अपने को देखना है, ठीक है। तो दो केस है कि भाई, या तो डेल्टा जीरो है या डेल्टा नॉट जीरो है, एंड डेल्टा जीरो है। अगर डेल्टा नॉट जीरो है तब तो कोई नहीं, वी विल से कि भाई सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट बेसिकली एज इट इज, एज इट हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा उस केस में, तो यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर डेल्टा जीरो है तो दो केसेस पॉसिबल है, क्या मैं बोलूंगा इसका नो सॉल्यूशन है? भाई नॉट डिफाइंड नहीं, ऐसा नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक काम करता हूं, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो अगर डेल्टा नॉट जीरो है तब तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एंड डेल्टा अगर जीरो है तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। एक काम करते हैं, इसको इधर लिखता हूँ, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये कि नो सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। नो सॉल्यूशन का तो बहुत ही सिंपल है, पहले वो लिख लेते हैं। नो सॉल्यूशन कब होगा, व्हेन एटलीस्ट, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर उनमें से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से अगर एक भी नॉट जीरो है तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर एक भी नॉन जीरो है, एक भी नॉन जीरो है, एक भी नॉन जीरो है, तो क्या होगा, वो नॉन जीरो बाय जीरो नंबर नॉट डिफाइंड ना, तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन। तो हम बोलेंगे भाई दिस इज अ इनकंसिस्टेंट सिस्टम, क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसको भी इनकंसिस्टेंट, ओ सॉरी कंसिस्टेंट सिस्टम ही बोलेंगे। अच्छा पहली बात तो ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या लिख रहे हैं, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो।
और अगर सॉल्यूशन होगा, अब वो चाहे वन सेट ऑफ सॉल्यूशन है या टू सेट या इनफाइनाइट सेट, उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अभी कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस कब होगा? ये केस होगा when delta x equal to delta y equal to delta z equal to 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। और क्या इसमें भी हर बार इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं, इसको भी अपने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन के दो केसेस हैं, इसको भी हम ऐसा लिख लेंगे, इसको इसके भी दो बना दो। ये when delta is 0, डेल्टा 0 तो खैर लिया ही है, when delta x equal to delta y equal to delta z equal to 0 एंड यहाँ पे भी एंड। अभी जो एंड की कंडीशन है थोड़ा डिटेल में पढ़ने का अपने को, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एंड क्या, ठीक है, ठीक है, इतना लिख लो, ये फ्लो चार्ट बना लो, बाकी वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्लास में दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, डन। क्वेश्चन ना इसमें ये क्रेमर्स रूल से जो क्वेश्चन है ना, सारे वो इस फ्लो चार्ट से आएंगे, ठीक है। वो डेल अब ये मेहनत थोड़ी करवाएंगे इतनी, तीन तीन चार चार डिटर्मिनेंट निकलवा के और फिर एक्स वाई जेड निकलवा रहे, नहीं नहीं, वो मजदूरी नहीं करवाते वो लोग, थोड़ा दिमाग चेक करते हैं, दिमाग यहाँ से चेक होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं। तो क्वेश्चन सारे इस फ्लो चार्ट से ही आएंगे, इसको लिख लो। हाँ, ओके देन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे। हाँ, मैं अभी जस्ट भेज देता हूँ। डिटर्मिनेंट्स का भेज दिया था क्या, पूरा कंप्लीट पीडीएफ? डिटर्मिनेंट्स भेजा था ना, हाँ ठीक है, ये भेज दो, मैट्रिसेस। हाँ ठीक है, भेजता हूँ ये। नेक्स्ट चैप्टर बढ़िया है, नेक्स्ट चैप्टर तो एकदम करना अच्छे से। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं भाई सब लोग, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, ये वाला पीएनसी वाला, उसका एक भी क्लास मिस नहीं करना, एक भी क्लास, एक भी क्लास छूटा ना तो समझो चैप्टर खत्म, मतलब फिर आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक भी क्लास मिस नहीं करना है, वो एक अकेला ऐसा चैप्टर है पूरा 11 12 में, जिसका एक भी क्लास मिस हुआ तो आगे का समझ आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक भी क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करने का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे। ये मैं भेजता हूँ इसका पीडीएफ। ये लास्ट दो चैप्टर आपने लिया, उसका कनेक्शन है क्या पीएनसी से? नहीं, उनका कनेक्शन नहीं है, पीएनसी अपना अलग ही है, उसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, वो अलग ही चलता है अपना। उसका कनेक्शन बस वो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, वो दोनों का कनेक्शन रहता है एक साथ, एक दूसरे से। हाँ, बाइनोमियल से के साथ कनेक्शन थोड़ा बहुत आएगा, बाइनोमियल का भी बेसिक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। और तो कोई कनेक्शन उसका किसी चैप्टर से नहीं होता, बायनोमियल से थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा। हाँ, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बायनोमियल का पता है तो सफिशिएंट है, ठीक है। ओके देन, बाय।
अच्छा वेट वेट वेट, क्या क्या तो बायनोमियल रिवाइज करके आया ना सर? हाँ कर लेना एक बार, थोड़ा ज्यादा अपने को ऐसा वो समेशन ऑफ सीरीज और वो सब में इतना नहीं जानने का है। वो बस कोफिशिएंट कलेक्शन वाला पार्ट आता है ना कि भाई कोफिशिएंट ऑफ दिस इन दैट, कोफिशिएंट ऑफ दैट इन दिस, ऐसा। बट वो भी अभी स्टार्टिंग में नहीं, बाद में रहेगा। मतलब आई गेस जो लास्ट पार्ट होगा ना चैप्टर का पीएनसी का, उसमें यूज होगा वो भी। अच्छा नेक्स्ट क्लास में वी आर नॉट गोइंग टू डू पीएनसी, नेक्स्ट क्लास में तो यही अपना रहता है, थोड़ा सा उसको खत्म करके डाउट्स आउट सब डिस्कस कर लेंगे। जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें वी विल बी स्टार्टिंग द पीएनसी चैप्टर। तो अभी तो बायनोमियल रिवाइज करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद बता दूंगा जब बायनोमियल रिवाइज करना उससे पहले, ठीक है? शुरू में तो बहुत ही बेसिक है, एनसीआर एनसीआर लिखना आता है ना, बस उतना बेसिक है। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक, ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।